भाई सब मिलकर के विकास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे भाइयों को नमन। आदरणीय भगवती मातृ शक्ति अभी आप सुन रहे थे सुमित्र जी के द्वारा देश की आजादी के उन दीवानों की चर्चा जो कहा करते थे बहाओ खून का दरिया वतन तुमसे ही कहता है, खून ही तो गुलामी के दागों को धोता है। ये बात नहीं है जो कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तुमने कर दिया कमाल। कोई कमाल नहीं किया था। यदि नौजवान फांसी पर ना चढ़ते तो हिम्मत क्या थी? उपवास करने से, धरने देने से आजादी मिला करती है। उन नौजवानों ने अपने खून को बहाया और इन नौजवानों ने विवाह नहीं किया था। केवल एक ही नौजवान थे जो बलिदान की वेदी पर झूल गए। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर आजाद। केवल वही विवाहित थे, उनकी पत्नी को ही सब भाभी कहा करते थे। नौजवानों से पूछा विवाह करो, बोले नहीं करना। बोले विवाह तो नहीं करते हो? बोले यदि विवाह बंधन में बंध जाते तब व्यक्ति जो पराक्रम करना चाहता है वो पराक्रम नहीं कर पाता। पत्नी के मुंह में, बच्चों के मुंह में, परिवार के मुंह में फंस करके व्यक्ति पराक्रम नहीं कर पाता। इसलिए वो कहा करते थे जब तक देश को आजाद नहीं कराएंगे, भारत मां को इन रेडियो से मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक विवाह नहीं करेंगे। क्या कमाल के बलबले की जिनकी चर्चा कर रहे थे सुमित्र जी। राम प्रसाद बिस्मिल को आर्य समाज में काम करते थे, रात दिन आर्य समाज का काम करते थे, सत्या प्रकाश पढ़ते थे। परिवार वाले परेशान, पिता परेशान। एक दिन परेशान होकर के पिता ने कहा देख बिस्मिल, घर चुन ले, आर्य समाज चुन ले, एक को छोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल ने कहा कि घर छोड़ दिया, आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। ऋषि दयानंद का सत्या प्रकाश पढ़ करके राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की आजादी के लिए कार्य किया। फांसी कैसे हुई से इन लोगों ने परीक्षा दी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब कानपुर के अंदर पहुंचे और जाकर के चंद्रशेखर आजाद से मिले, जाकर के कहा कि टीम बना करके काम करेंगे, अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे, भारत माता को जंजीरों से आजाद करेंगे। चंद्रशेखर ने भगत सिंह को कहा कि परीक्षा देनी पड़ेगी और ले लो। चंद्रशेखर आजाद ने एक मोमबत्ती को जलाया और भगत सिंह के कहा इसके ऊपर हाथ रखो। भगत सिंह ने जलती हुई मोमबत्ती को ऊपर हाथ रखे रखा। जब हाथ जलने की बदबू आनी शुरू हो गई तब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रिवॉल्वर से उस मोमबत्ती को बुझाया। कहा भगत सिंह पास। सुखदेव इतने कहा मेरी भी परीक्षा ले लो। बोले ले लेंगे। माना नहीं ये व्यक्ति, सीधा किचन के अंदर गया जहां खाना पकाया जाता था और जिससे वो पकड़ते हैं ना, वो संगाती टाइप होता है, बर्तन पकड़ करके उतारते हैं गरम गरम। इसने उस संगाती को चूल्हे पे गरम किया और तपती हुई लाल संगाती को अपने छाती पे लगा करके बैठ गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन विद्वानों बलिदानियों की बात सुन करके। जैसे रसोई के अंदर से चमड़ा जलने की आवाज आई, भगत सिंह, राजगुरु ये दौड़े। चंद्रशेखर आजाद जाकर के देखा कि लाल संगाती हरदर से लगाए बैठा। बोले पगले क्या क्या रहा है तू ये? बोले परीक्षा तो मैं भी दूंगा, मेरी भी परीक्षा होनी चाहिए। राजगुरु रात के समय जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के कपड़े उतारे। अंधकार का एक डांस होता है, जैसे मच्छर होता है, मच्छर से बड़ा होता है, जंगलों में पाया जाता। जहां बैठता है वहां खून ही छूटता है। पूरे शरीर के ऊपर इसे दांतों ने काट लिया, खून इसका निचोड़ लिया। सुबह ये भी आया, रात को तलाश थी, भगत सिंह घूम रहे हैं, सुखदेव घूम रहे हैं, राजगुरु कहा गया। जब सुबह आ रहे तुम थे कहां? इसके शरीर की हालत देख करके खून से लदा हुआ ये व्यक्ति कहता मैं भी अपनी परीक्षा दे करके आऊं, सारी रात जंगल में रहा हूं, दांतों ने मेरे खून को चूसा। ये परीक्षा उन्होंने दी है इसलिए कि कल अंग्रेजों के सामने उनके कोड़ों से फांसी के फंदे से ना डर जाए। सभा हुई, मीटिंग हुई,
बोले बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता अंग्रेजों से, इन्हें नहीं भगाया जा सकता। फिर कहा गया कि ये अंग्रेज लोग यहाँ का धन पैसा यहाँ से लेकर के इंग्लैंड भेजते हैं। बोले कैसे भेजते हैं? बोले ट्रेन के माध्यम से। बात आई कि ट्रेन को लूटा जाए, हमारा धन है और धन को लूट करके हथियार खरीदे जाए। बात हुई, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह बोले हम ये कार्य करेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा नहीं, आप तो ये कार्य नहीं करता, हमारे सीनियर लीडर हैं, इस काम को हम 4 लोग करेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाही, रोशन सिंह और इशफाकुल्ला खान, इन चारों नौजवानों ने मन बनाया कि ट्रेन के अंदर से धन हम लूटेंगे, हथियार खरीदेंगे। शाहजहांपुर से आगे चलकर के स्टेशन बनता है काकोरी, वहां जाकर के ये लोग चारों ट्रेन में चढ़ गए और जो बक्सा था जिसके अंदर धन भरा हुआ था, छीनी और हथौड़ों से मार मार के उसके ताले को तोड़ करके इन्होंने वो सब लूट लिया। लेकिन कहते हैं ना, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हमारे बीच के 2 व्यक्तियों ने मुखबरी कर करके अंग्रेजों को सूचना कर दी, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को गोरखपुर की जेल में, किसी को प्रयागराज की जेल में, एक दिन अगले दिन नेक्स्ट डे इन्हें फांसी में चढ़ा दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल फांसी की कोठरी में बंद है, अपने काल कोठरी में बंद है, फांसी के लिए तैयारी है, 24 घंटे का समय बचा है। जेलर ने जाकर के देखा, देखे तो सही, लोग पीले पड़ जाते हैं फांसी के नाम से, बाल सारे काले सफेद हो जाते हैं, देखे तो सही रामप्रसाद बिस्मिल का हाल क्या है। जाकर के देखा, रामप्रसाद बिस्मिल दन बैठक लगा रहा है, डिस्क लगा रहा है, पसीने से नहाया हुआ है। आश्चर्य करता जेलर, बोले अरे रामप्रसाद तुझे तो 24 घंटे बाद फांसी हो जाएगी, ये क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति कर, कुछ स्वाध्याय कर, दंड बैठक लगा रहा है। बोले तुझे पता नहीं है, फांसी तो हो जाएगी, हो जाए, लेकिन जो किया हुआ कर्म है इस जन्म का, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अगले जन्म में फिर मिल जाता है। जो संस्कार लेकर के जाऊंगा इन अगले जन्म में फिर प्राप्त करूंगा। बोले यदि मनुष्य का जन्म ना हुआ तो हाथी पे हाथ मार के रामप्रसाद बिस्मिल कहता, फिर तो और भी आनंद आ जाएगा यदि पुरुष का जन्म ना मिला तो। बोले यदि महिला का मिल गया तो निधि कह देना। बोले 10 नौजवान तैयार करूंगा और उन्हें कहूंगा इन अंग्रेजों पे टूट पड़ो, जब तक ये हमारी भारत माता को आजाद ना करे, जंजीरों से मुक्त ना करे, तब तक इन अंग्रेजों से लड़ते रहो। जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर अंग्रेजों से लड़ूंगा। ये बलबल थे नौजवानों। जो रामप्रसाद बिस्मिल के बाद में जो दूसरा नाम था इशफाकुल्ला था, यही नहीं कि वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब नौजवानों ने आहुति दी है देश के लिए। इशफाकुल्ला खान एक कोने में बैठा हुआ पूरा, भगत सिंह उसके पास ले गए, चंद्रशेखर आजाद के, बोले इशफाकुल्ला क्या हुआ, ये आंसू क्यों बहा रहा है, गंगा जल में क्यों बहा रखे तूने, डर गया अंग्रेजों से? इशफाकुल्ला कहता नहीं। बोले फांसी के फंदे थे, अंग्रेजों के कोड़े थे, मृत्यु से डर गया तू, भयभीत हो गया। इशफाकुल्ला कहता ऐसी बात नहीं है। बोले फिर रो क्यों रहा है? बोले रोते हुए उस अल्लाह ताला से प्रार्थना कर रहा हूं, ओ अल्लाह ताला तूने मुझे इस समाज में जन्म दिया है जिसमें अगला जन्म है ही नहीं, अगला जन्म है नहीं। और ये देखो रामप्रसाद बिस्मिल ये सब लोग हैं, ये कह रहे थे मरेंगे फिर पैदा होंगे फिर लड़ेंगे, जब तक देश आजाद नहीं करेंगे तब तक जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे। अरे उस अल्लाह ताला से प्रार्थना कर रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले, अगला यदि जन्म होता हो तो मेरा जन्म सत्य सनातन वैदिक धर्म में ही हो, मैं भी देश के लिए बलिदान दूंगा, फिर जन्म दूंगा, फिर लड़ूंगा, तब तक लड़ता रहूंगा जब तुम देश को आजाद नहीं करा। चारों नौजवानों को एक एक दिन छोड़ करके फांसी दे दी गई। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे। असेंबली के अंदर भगत सिंह ने बम इसलिए फेंका था कि अंग्रेजों के कानों तक उसकी आवाज पहुंचे कि अंग्रेजों छोड़ो यहां से हमारे देश को, हमें आजाद करो।
भगत सिंह जब छोटा था, इनके चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह, एक दूसरे चाचा थे अजीत सिंह, इनके पिता का नाम था किशन सिंह और इनके दादा का नाम था अर्जुन सिंह। इनके दादा अर्जुन सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार ऋषि ध्यान जी महाराज ने किया था। ऋषि ध्यान जी महाराज ने भगत सिंह के दादा का यज्ञोपवीत और पक्का आर्य समाजी परिवार, इनका जो गांव है उससे सारी भूमि उन्होंने आर्य समाज के नाम आज भी गजर पे लिखी हुई है, आर्य समाज को दी है। और जब इनके दादा कहीं यज्ञ करने जाते थे, हवन कुंड को सर पे लेकर के चलते थे। लोग कहते थे हवन कुंड सर पे लेकर के क्यों चलते हो? बोले यज्ञो वही कीर्तन कर्म, हर एक चीज के माध्यम से श्रेष्ठ कर्म होता है, उसे सर पे नहीं, वो सर का ताज ही तो है, उसे नीचे कैसे रखूं? इनके चाचा स्वर्ण सिंह जेल में आते जाते कोड़ों से पिटते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके चाचा अजीत सिंह, जैसे अजीत सिंह का विवाह हुआ, अंग्रेजों ने भी देश निकाला दे। इधर पत्नी घर में आई है, पत्नी का मुख भी नहीं देखा, पत्नी ने ही नहीं देखा, इन्हें देश निकाला हो गया 40 वर्षों का। बाहर भेज दिया गया, इनको जेलों में डाल दिया गया। इधर बंटवारे की बात शुरू हो गई। गांधी जी बंटवारे की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बंटवारे की बात कर रहे हैं। लगभग बात तय हो गई कि बंटवारा तो होगा, लेकिन उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ था। अजीत सिंह को छोड़ दिया गया। जब ये आए 25-30 वर्षों के बाद में, इन्हें की पत्नी को कहा, वो आ गए। बोले कौन? बोले तुम्हारे पति अजीत जी। भगत सिंह के चाचा जब 30 वर्ष बाद में आए, जब गए थे तो ये बढ़िया बाल थे, काले जवान थे। जब आए पत्नी ने देखा, अब बूढ़े हो गए 30 साल बाद में। पत्नी ने कहा ये तो वो है नहीं जिससे मैंने विवाह किया था, ये वो नहीं है, वो तो जवान थे, घुंघराले बाल थे काले, ये तो बूढ़े हैं, ये वो नहीं है। महिलाओं ने समझाया, अरे पगली ये वही अजीत सिंह है, तुम्हारे पति हैं। बोले ये तो बूढ़े हैं। बोले तो अपने में तो चेहरा देख ले शीशे में। जब से अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया था, उनकी पत्नी ने श्रृंगार नहीं किया था, शीशा नहीं देखा था। जब महिलाओं ने शीशा दिखाया और इन्होंने अपने चेहरे को भी झुर्रियों से ढका हुआ पाया, तब मानी गई मेरे पति हैं। रात को कमरे में पत्नी सो रही है, अजीत सिंह घूम रहे हैं, कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं। रेडियो में खबरें चल रही हैं, देश के बंटवारे की चर्चा चल रही है, फैसला होने वाला है। इधर रेडियो में लगभग 12 बजे खबर आई, देश का बंटवारा होकर के रहेगा। अजीत सिंह ने पत्नी को उठाया, पत्नी को उठा करके अपने आप नीचे बैठे और उनकी गोद में अपने हाथ को रखा और हाथ में रख करके कहते, ओ देवी, विवाह बंधन में जब बनते हैं जो सुख एक पति अपनी पत्नी को देता है, वो नहीं दे पाया मैं। देश का बंटवारा हो गया, मुझे ये आशा नहीं थी। इतिहासकार लिखता, अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके आखिरी सांस अजीत सिंह की मिल गई। ऐसे देश के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जेल के अंदर बंद हैं। फांसी की घोषणा हो गई है और समय से पहले ही जो फांसी सुबह होने वाली थी, वो पहले ही दिन शाम को मुकर्रर हो गई है, घोषणा हो गई है, फांसी होगी। जेल के अंदर सन्नाटा छा गया। एक कांग्रेस के लीडर जो समय जेल में बंद थे, उन्हें पता लगा, उन्होंने अपने एक मित्र को भेजा, पता लगा है भगत सिंह को फांसी होने वाली है, उनके पास जाओ, उनके पास में कोई इस तरह की उनकी अपनी पहचान हो, कुछ लेकर के आओ। पेन लेकर के आए, उनके जूते लेकर के आए। भगत सिंह को पता लगा, मुस्कुराता हुआ है शेर की तरह, जैसे पिंजरे के अंदर बब्बर शेर घूमता है, ऐसे भगत सिंह घूम रहे हैं, राजगुरु घूम रहे हैं, सुखदेव घूम रहे हैं। मुकर्रर समय कोठरियों से बाहर निकाला जाता, पूछा जाता आखिरी इच्छा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कहते, हमें बेड़ियों से हमारे हाथ ना बांधे जाएं और अंतिम समय हमारे मुख पर काला कपड़ा ना डाला जाए।
जेल में से कोठी से जब तीनों को निकाला गया, तीनों ने झप्पी भर करके तीनों गले मिले और मुस्कुराते हुए भारत माता की जय इतनी जोर से नारे में लगाए, वंदे मातरम के। इतिहासकार लिखता, जेल के आसपास के मकानों के अंदर जो लोग रहा करते थे, महिलाएं रहा करती थी, वो बाहर निकल करके आए, देखने लगे कौन जयकार लगा रहा है। और ये तीनों नौजवान फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े, अपने ही हाथों से फंदे को गले में डाला। जल्लाद भी देख करके आश्चर्यचकित था। इनका एक वार्डन था जिसका नाम चरण सिंह था, वो ये दृश्य देख रहा था। अपने आप फांसी के फंदे को डाल करके गले में, तीनों नौजवान फांसी पर झूल गए। इनका जो वार्डन था चरण सिंह, इतिहासकार लिखता, उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर मुस्कुराता हुआ अपने देश के लिए ऐसा बलिदान देता हो। इतिहासकार लिखता, चरण सिंह अपनी कोठरी में जाकर के बहुत रो गया, बहुत रो गया। इतिहासकार लिखता, अंग्रेजों को भय था कहीं जनता विद्रोह ना कर दे, फांसी से उतार करके इन तीनों क्यों लाशों के टुकड़े कर करके, बॉडी के टुकड़े कर करके बोरी में भर करके जेल के पीछे की दीवार तोड़ करके गाड़ी में ले जाकर के हुस्न वाला के अंदर इनका संस्कार किया गया। तो आज हमें बदपुरुषों मातृशक्ति, इनकी माता जी के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला, जिनका नाम था विद्यावती। सहारनपुर के अंदर भगत सिंह चौक है, ये वहां पर आई थी, उसका उद्घाटन करने के लिए आई थी। तब हम सहारनपुर में थे, तब उनसे मिले, उनका आशीर्वाद हमने लिया। भगत सिंह के छोटे भाई जिनका नाम सरदार कुलतार सिंह था, आर्य समाज शामली ने हमने आयोजन किया कि सरदार कुलतार सिंह को बुलवाएंगे, उनका स्वागत सत्कार करेंगे। मैं गाड़ी लेकर के गया, सहारनपुर में उनका निवास है। भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह के घर पे गया, उन्होंने लेकर के आया आर्य समाज शामली ने, उनका सत्कार अभिनंदन किया। हमारे यहाँ भोजन हुआ, बहुत दिन से चर्चा हुई। फिर मैं उनको लेकर के भाई को छोड़ने के लिए उनके घर पर गया। जब उनके घर पर गया तो मैंने देखा उनके घर पर बहुत सारे भगत सिंह के चित्र लगे हुए। मैंने दादा कुलतार सिंह से पूछा, दादाजी ये सारे चित्र भगत सिंह के असली हैं? तब मुझे बोले नहीं चलेगी, असली नहीं, ये कलाकारों ने बनाए हैं। मैं बोला उनका असली चित्र बताओ कौन सा है? तब कुलतार सिंह जी बोले, ये नौजवान लोग चित्र नहीं खिंचवाया करते थे, चित्र से पहचान हो जाती थी। अंग्रेजों ने एक चित्र भगत सिंह का छुप करके खींचा था, वो चित्र मैंने देखा। वो जेल के अंदर चारपाई के ऊपर जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बाल पर खुले हुए हैं उनके, और ऊपर से वो लिया गया चित्र है, वो उनका असली चित्र था। मैंने कहा दादाजी आपकी मुलाकात भगत सिंह से? तब उनसे बोले, जब वो पेशी पे जाया करते थे तब मैं लगभग 12 साल का था, कुलतार सिंह कहते, तब मैं पेशी पर उनसे मिलने के लिए गया और भाई को देख करके मेरी आंखें भर आई। तब भगत सिंह ने कहा चलो 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 घर जाओ। घर जाकर के मैं माता जी को कहा। तब भगत सिंह ने जेल की चिट्ठी लिखी, वो जेल की चिट्ठी आज भी उनके पास में है। वो लिख कहते कुलतार सिंह जी, उन्होंने लिखा, बरखुरदार तुम पेशी पर आए, तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके अच्छा नहीं लगा, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सेहत का ध्यान रखो, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते। वो पत्र आज भी उनके पास में है। अब कुलतार सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कुछ वर्ष पहले वो भी स्वर्गवासी हो गए। एक माता थी जिनका नाम था दुर्गा भाभी। ये दुर्गा भाभी वो थी जब भगत सिंह ने सांसद को इनको मारा, तब इन्हें लाहौर से कलकत्ता जाना था और कलकत्ता जाने के लिए बात हुई। तब इनके बाद से ये सरदार रूप में थे, बोले कलकत्ता जाने के लिए इन्हें लाहौर से निकालना पड़ेगा। कैसे? तब दुर्गा भाभी से बात की गई।
जो एक अध्यापिका थी, इनके पतिदेव नौजवानों के लिए बम बनाया करते थे। दुर्गा भाभी से बात की, इनका छोटा बच्चा था, सन्नी 6 महीने का था। उस समय महिलाएं घूंघट किया करती थी, आज तो गांव में भी पड़ता है, अब ये छुट्टी नहीं है। दुर्गा भाभी से कहा एक कार्य है, देश के किसी नौजवान को लाहौर से कलकत्ता जाना है, आप उनकी सहायता करें, उनकी पत्नी बनकर के जा सकती हैं। दुर्गा भाभी ने कहा तैयार। नौजवान को सामने किया गया, बोले पहचानो ये कौन है। भगत सिंह ने अपने सब बाल आदि कटा करके, कैप लगा करके, अंग्रेज के कपड़े पहने हुए थे। दुर्गा भाभी ने पहचानने से इनकार कर दिया। तब भगत सिंह हंसे और हंसते बोले अरे पहचाना नहीं, मैं भगत सिंह। बोले अरे तुम भगत सिंह हो। तब भगत सिंह ने विचार किया, जब दुर्गा भाभी नहीं पहचान सकी तो अंग्रेज भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। राजगुरु इनका सेवक चपरासी बन करके, बिस्तर आदि कंधे पे डाल करके, ये इधर भगत सिंह, दुर्गा भाभी का बेटा छोटा सन्नी, उन्हें साथ में लेकर के निकले रेलवे स्टेशन से। अंग्रेज पहचान नहीं पाए। इतिहास का लिखता जिस डब्बे में जा रहे थे उसमें केवल एक ही व्यक्ति था, वो भी सोता ही रहा कलकत्ते तक पहुंच के लिए निकल गए वहां। ये दुर्गा भाभी आज भी इनका वो बेटा सन्नी जो इनकी गोद में था, अब तो उसकी आयु लगभग 90 के लगभग हो गई होगी। कुछ वर्ष पहले दुर्गा भाभी संसार से विदा हो गई। गाजियाबाद के अंदर एक नगर है जिसका नाम है राजनगर के अंदर दुर्गा भाभी के बेटे की कोठी। आगे समाज के हम 3-4 लोग इनके दर्शन करने के लिए गए। इनका वो बेटा जो इनकी गोद में था सन्नी, बड़ा हो चुका था। मुझसे बोला आचार्य जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मिल सकते आप। बोले हम इतनी दूर से चल करके आए हैं, आर्य समाज से चल करके आए हैं, दर्शन करने की इच्छा लेकर के आए हैं। बोले वो बहुत नाराज है नेता। तब कांग्रेस का राज था, इधर भी घोटाले, कोयले में घोटाले, तब घोटालों का ही समय चल रहा था। जब उनके बेटे ने कहा दुर्गा जी बहुत नाराज है नेताओं, वो कहती है कि यदि हमें मालूम होता कि हमारे देश के नेता ये काले अंग्रेज देश को लूटेंगे तो हमें ये बलिदान करने की जरूरत क्या थी। हमने आग्रह किया कि हम दर्शन करना चाहते हैं। तब हमें एक कमरे में ले गए। तो उस कमरे के अंदर जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था। जाकर के हमने सर को छुआ और मुझसे बोली बेटा तुम्हारी आजादी तुम्हें मुबारक हो। नमस्ते कर करके पैर छू करके हम आ गए। आज वो दुर्गा भाभी भी हमारे बीच नहीं है। पता लगता है देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने बलिदान किया। इसलिए इस आजादी को संभाल करके रखो भाइयों, बड़ी मुश्किल से ये आजादी मिली है।